अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आज कागजात नामजदगी कई उम्मीदवारों के मंजूर हो गए। पंजाब के अंदर टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर जो कैंडिडेट थे पीटीआई और नून लीग के, वो बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए। हमने पहले ही बताया था कि पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ बिला मुकाबला ही मुंतखब हो सकते हैं मुतअद्दिद वहाँ पे उम्मीदवार, और वो ऐसा हो भी गया। और इस्लामाबाद के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा अहम मामला है, वो ये है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्या स्पीकर कौमी असम्बली जारी करेंगे। जो 4 अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है वो पाबंद सलासल हैं, क्या वो आ सकेंगे वोट डालने के लिए? चूंकि अब तक की जो सूरत हाल है वो इतनी हौसला अफजा नहीं है अपोजिशन के लिए। क्या चल रहा है ये भी आपको मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ नाजरीन, हफीज़ शेख साहब के हवाले से आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने राब्ता किया है जहांगीर खान तरीन के साथ, और तरीन साहब से उन्होंने मदद मांग ली है कि सेनेट के सिलेक्शन में उनकी मदद करें। और जहांगीर तरीन ने भी मैदान सेट करना शुरू कर दिया है हफीज़ शेख के लिए। वो पहले फैसलाबाद के अंदर गए हैं, वहाँ के MNAs से मिले हैं, और कल वहाँ पे अब बताया जा रहा है कि जिन MNAs के साथ मिले थे जहांगीर तरीन साहब, उनके साथ ही कल गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब भी जाके मुलाकात करने जा रहे हैं। हफीज़ शेख साहब भी उनके साथ होंगे। तो अब तरीन साहब जो हैं वो मैदान में दोबारा से एक्टिव हो गए हैं हफीज़ शेख को इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त जिताने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग मूव है ये। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो मामला है परवेज़ रशीद साहब का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें आज उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। एक इल्ज़ाम आया उनकी तरफ से, मरीम नवाज साहबा की तरफ से, कि उन्हें खामोश कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये मामला है क्या हकीकत में, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला है, वो है जो इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से। वो शफाफियत कैसे आएगी? आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक हलफनामा दिया गया है कि जो लोग भी सेनेट के कैंडिडेट्स होंगे वो हलफनामा पहले फिल करेंगे, जमा करवाएंगे, बयान अलफी अपना देंगे कि वो किसी किस्म की खरीदो फरोख्त या करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो वोटों के हसूल के लिए नहीं इख्तियार करेंगे। तो उसके बाद उस हलफनामे पर अगर बाद में कोई बंदा पकड़ा जाता है तो वो नाअहल हो सकता है। तो क्या ये तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट को काबिल कबूल होगी, दीगर पार्टीज़ के लिए भी काबिल कबूल होगी? और नाजरीन, जो वीडियो के वाले से मामला चल रहा है उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा है कि ये वीडियो एडिटेड है। कैसे एडिटेड है? पीपल्स पार्टी को क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं ये जमहूरियत के खिलाफ ही एक साजिश है। ये साजिश कैसे हो गई, इसका भी आज हम प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और बात करेंगे। इसके अलावा समझौता एक्सप्रेस की बात भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, कि जहाँ पे ताजरों को भत्ते के लिए कॉल्स आ रही हैं। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है वहाँ पे, बड़े इस वक्त दहशत ज़दा हैं खैबर पख्तूनख्वा, बिलखुसूस पेशावर के जो ताजर हैं। ये भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और मुर्शिद साहब का जिक्र करेंगे जो आज इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। हमारे साथ प्रोग्राम में हम ज्वाइन करें मलिक आमिर डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और मावन सूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मलिक अहमद साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आज इस धामरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करेंगे परवेज़ रशीद साहब के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हो गए हैं आज, उस पर मरीम नवाज साहबा ने तो कहा कि उनकी आवाज़ बंद करने की ये कोशिश है, और परवेज़ रशीद साहब ने तो पूरा मामला ही इमरान खान साहब पर डाल दिया कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि मैं खामोश हो जाऊं। ज़रा क्विकली सुन लें उन्होंने क्या कहा इस बारे में। मेरे जैसे उम्मीदवारों को जो कांटे की तरह खटकते हैं, जिनकी फ्लोर ऑफ द हाउस पे की गई तनकीद इमरान खान से बर्दाश्त नहीं होती, और जिन आवाज़ों को वो खामोश करना चाहते हैं, उनको अब इंजीनियर्ड डिफॉल्ट के जरिए इंतखाब से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। जाली डिमांड बनाई, मैं उस जाली डिमांड को भी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए पैसे जमा कराना चाहता हूँ। कोई पैसे वसूल नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें इमरान खान की तरफ से हदायत है कि आप ये पैसे वसूल ना करें। अब एक तरफ परवेज़ रशीद साहब ये कह रहे हैं कि जाली डिमांड थी जिसकी वजह से उन्हें आज उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, तो साथ ही वो कह रहे हैं मैं पैसे देने की मैंने कोशिश भी की, जब जाली थी तो फिर पैसे देने की कोशिश क्यों की गई उनकी तरफ से? तो ये तो एक बड़ा कानूनी मामला है मलिक अहमद साहब। इसको ये रंग देना कि वज़ीर-ए-आज़म के बेहस पे सारा कुछ किया गया है, यहाँ पे हुकूमती बंदा तो कोई नहीं कर रहा था उनके कागजात की जाँच पड़ताल। जी समर, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये मामला है क्या, मामला ये है कि परवेज़ रशीद साहब पे उनके नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी के टाइम पे एक पीटीआई की एक एमपीए एज एन ऑब्जेक्शन वहाँ पर वो एक नोटिस लेकर आई, जो कि पंजाब हाउस के कॉम्प्ट्रोलर की तरफ से था कि उनके ज़िम्मे एक अमाउंट है 69 लाख कुछ हज़ार रुपए की, और एक दूसरी अमाउंट है जो कि 26 लाख रुपए की है। तो परवेज़ साहब ने वो डिनाई किया।
उन्होंने कहा कि मेरे ज़िम्मे इनकी कोई अमाउंट नहीं है। और पंजाब हाउस ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को एक ख़त लिखा था 2018 में, जब को मेरे क़याम के मुतल्लिक था, और 2018 में उन्होंने 4,02,000 रुपया मेरे सारे स्टे की लेंथ का आउटस्टैंडिंग डिमांड किया, जो कि मेरे वहाँ पे उनकी अदायगी करने के बाद उसका एनओसी मैंने हासिल किया और ये उसका एनओसी है। सही। इस पर जो लोग ऑब्जेक्शनर्स थे उन्होंने ये कहा क्योंकि ये डिमांड जो है पंजाब हाउस की तरफ से है, ये वैलिड डिमांड है और ये कैसे हुई। ये चीफ मिनिस्टर ने एक 2018 में एक ऑडिट रिपोर्ट के लिए कहा कि एक स्पेशल ऑडिट कंडक्ट किया जाए, और स्पेशल ऑडिट के अंदर उन्होंने पंजाब हाउस के को 5,86,32,000 के करीब वाजबात निकाले, और उसके बगैर किसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू दोज पीपल जिनके ज़िम्मे निकाले गए, या उन प्रोसीडिंग के अंदर उनको शामिल किए बगैर, या उनको तलब वहाँ पर करना और उस पूरी प्रोसीडिंग में शामिल करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई। एक ऐसा नोटिस निकाला गया जो किसी पे सर्व नहीं किया गया। परवेज साहब सेनेट के रुकन थे, सेनेट सेक्रेटेरिएट में वो नोटिस भेजा जा सकता था, नहीं दिया गया। वो नोटिस कल वक्त के वक्त लाए, तो इसलिए जब वो नोटिस सामने आया तो लॉ ये है कि अगर आपके ज़ुम्मे कोई ऐसे ड्यूज़ होंगे तो आपको वो क्लियर करने चाहिए बिफोर फाइलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स और एट द टाइम ऑफ द स्क्रूटनी। तो इस पर परवेज साहब ने कहा कि मैं अंडर प्रोटेस्ट मैं ये अमाउंट डिपॉजिट कर देता हूँ, इवन दो, क्योंकि मुझे इन्होंने बुलवाया नहीं, मुझे नोटिस से पहले सर्व नहीं किया, ये जो है वाजबात मेरे ज़िम्मे बनते नहीं है, लेकिन स्टिल अंडर प्रोटेस्ट मैं इनको जमा करवा देता हूँ। पर सर जब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जमा कराने की कोशिश की तो कोई सीट पे था नहीं, तो वो एक चीज को मान ही जा रहे हैं, तो फिर कैसे उस चीज को जमा कराने जा रहे हैं? अब ये जो इसमें तो वो देखे ना, हाँ देखिए इसमें समर थोड़ी इजाज़त दे, मैं आपको एक आधे मिनट में ये क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग इलेक्शन के प्रोसीजर से गुजरते हैं या वाकिफ़ हैं, उनको इस बात का पता है कि गवर्नमेंट ड्यूज़ अगर आपके ज़ुम्मे हों तो फिर आपके लिए वो बाद की बात है कि आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं, लेकिन अगर ज़ुम्मे हो तो फिर वो नॉमिनेशन पेपर्स के टाइम पे क्लियर करने ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल। तो इस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि मैं इनको अंडर प्रोटेस्ट जमा करवा देता हूँ, और कल हम पंजाब हाउस का, क्योंकि एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठता है या CNW में बैठता है या पंजाब हाउस में बैठता है। कंट्रोलर कोई वसीम नामी आदमी है जी, अब फिर कोई हसन नफासत नामी डिप्टी सेक्रेटरी हैं टेक्निकल जो कि CNW में बैठते हैं। इन सब के पास मैंने आई ट्राइड में लेवल बेस्ट विद परवेज साहब के उनके ये पैसे 2019 का नोटिस है। आज जाके परवेज रशीद साहब जो है वो 17 तारीख को जाके 17 फरवरी 2021 में जाके वो पैसे जमा कराने के लिए ढूंढते फिर रहे हैं कि मैंने पैसे जमा कराने। 2 साल पुराना नोटिस है सर ये। नहीं वो उस नोटिस कभी उन पे सर्विस ही नहीं हुआ। वो नोटिस कैसे उन पे सर्विस नहीं हुआ कि उसकी वो जो स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट थी वो स्वाय चीफ मिनिस्टर के और किसी को दी नहीं गई, तो उन्हें खुद भी नहीं पता इस बात का कि वो रहते रहे, पैसे जमा कराने थे वहां पे। और जब ये उनके नहीं वो उनका मौक़िफ़ ये है कि मैं जो मैं रहता रहा हूँ उसकी जो अमाउंट है वो मेरे ज़ुम्मे जो थी वो पंजाब हाउस ने वो डिमांड की, और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने मेरे जो उनके पास हाउस अलाउंस की प्रोविजन होती है उसमें से उसको पे कर दिया। और वो 2018 का नोटिस है, वो नोटिस हमने कोर्ट में पेश किया और कल उनकी अपील की बुनियाद भी वही है। तो वो सरीहन हुआ ये है कि परवेज साहब के साथ उन्होंने एक बिल्कुल ही बेबुनियाद तरीके से विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एक ऐसा उनके ज़ुम्मे वाजिबुल अदा रकम निकाल के दे दी जो कि उनके ज़ुम्मे वाजिबुल अदा नहीं थी। ठीक है। और वो अंडर प्रोटेस्ट जमा करवाना चाह रहे थे। ही रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है, लेकिन वो किसी ने लिए भी नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा नाजरीन के लिए उनके इल्म के लिए ज़रा मैं बता दूं कि जो आइन का आर्टिकल 63O है ये कहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो उसके या उसके डिपेंडेंट के जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर होने चाहिए, वाजिबात उसके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं या फिर यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन का हो, बिजली का हो, गैस का हो या वाटर चार्जेस हो, अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हैं और 6 माह से ज़्यादा वाजिबुल अदा हैं तो उसके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो उसके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। वो बंदा नाअहल हो जाता है इस इलेक्शन लड़ने के लिए। और इलेक्शन एक्ट 2017 भी यही कहता है कि अगर ये पता लग जाए, अगर बेंच को भी पता लगता है,
कोर्ट को कि अगर किसी मेंबर के वाजबात हैं उनको खुद से भी किसी जराए से पता लगता है, वो खुद भी सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं उस बंदे को नाअहल करार देने के लिए। ये मामला तो बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रिब्यूनल के थ्रू जो है वो जा रहा है, उनके पास ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, कि इस एक्ट के तहत, इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 113 के तहत और जो आर्टिकल 63(o) है इसके तहत जो है परवेज़ रशीद साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। बहरहाल अब उनके साथ क्या होता है ट्रिब्यूनल के अंदर, ये आगे चल के इसका पता लगेगा। 95 लाख रुपए उनके वाजिब अदा हैं पंजाब हाउस के। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं मलिक अहमद डोगर साहब। एक और बड़ा अहम मामला है, चले ये तो होगी परवेज़ रशीद साहब की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। अब प्रोडक्शन ऑर्डर का बड़ा शोर मचा हुआ है, इस पर भी मैं नाज़रीन के लिए ज़रा बताता चलूँ। मेरी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई, वो ये बताते हैं कि हमने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए 4 रहनुमा हैं इस वक्त जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना है, जो इस वक्त हिरासत में हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं अपोजिशन लीडर, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं और अली वज़ीर हैं, जो इस वक्त हिरासत में हैं और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने हैं स्पीकर नेशनल असम्बली ने। तो वो कहते हैं हम स्पीकर के पास गए तो स्पीकर ने ये कहा कि भाई मैं तो जारी नहीं कर सकता, बड़ी साफ माजरत कर दी, उन्होंने इनकार कर दिया प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से, ये कहते हुए कि इलेक्शन डे पर कौमी असम्बली जो है ये तो एक पोलिंग स्टेशन होगी, तो मेरा तो इख्तियार नहीं होगा, ये तो इलेक्शन कमीशन के पास होगी, इसलिए मैं जारी नहीं कर सकता, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। जब इलेक्शन कमीशन के पास गए तो इलेक्शन कमीशन ने आगे से जवाब दिया भाई ये हमारा काम नहीं, ये तो स्पीकर का इख्तियार है किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना। तो अब ये बड़ा टेक्निकल मामला है कि 12 वोट दरकार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनने के लिए और हफीज़ शेख साहब के पास 10 वोट एक्सेसिव हैं, लेकिन अगर ये 4 वोट उनके अपने शॉर्ट हो जाते हैं तो वो 16 वोट पीछे चले जाएंगे। तो इसमें जो रूल्स हैं कौमी असम्बली के वो भी ये कहते हैं कि जो स्पीकर है, यहाँ पे मे का वर्ड यूज़ हुआ है कि ही मे इशू द प्रोडक्शन ऑर्डर्स, यानी कि उनके पास इख्तियार है, यहाँ पे शेल का वर्ड नहीं है। द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द कमेटी मे समन ए मेंबर इन कस्टडी, तो वो कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाह रहे, इखलाकी उन पर बहरहाल दबाव जरूर होगा। तो मलिक अहमद डोगर साहब फिर इस बारे में क्या पॉलिसी है? वो तो बड़ा क्लियरली इनकार कर दिया स्पीकर साहब ने कि हम नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारा इख्तियार नहीं, स्पीकर का इख्तियार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो मेरे भाई हैं मलिक अहमद साहब की बात का जवाब देता हूँ। परवेज़ रशीद साहब के वाजबात की बात ये पूरा इस्लामाबाद जानता है, हम सब पार्लियामेंटेरियंस जानते हैं कि परवेज़ रशीद साहब साल से पंजाब हाउस में रह रहे थे और ये भी सब जानते हैं, आप पंजाब हाउस के किसी भी एहलकार से पूछ लेंगे कि पैसों के मामले में उनका रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं, लेन देन के मामले में, और बड़े अरसे से सरकारी वाजबात में लैतो लाल का शिकार थे और पिछली क्योंकि 7-8-10 साल से हुकूमत में ये हिस्सा थे एक तरह से, तो इसलिए वो किसी को ज़रूरत नहीं हुई, नोटिस आया लेकिन वो नोटिस हवा में उड़ गया। मलिक साहब को पता है कि इलेक्शन लड़ने का जो प्रोसीजर होता है, जो इसकी बात कर रहे थे, CDA के लिए स्पेशल और बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑफिशियल्सली उनसे NOC लेना बड़ा ज़रूरी होता है, जो आप कागजात नामजदगी के साथ देते हैं। तो ये तो सबको पता था कि मलिक साहब का इतना बड़ा मामला यहाँ चल रहा है, तो इनको चाहिए था कि ये पैसे भर लेते या सेटल कर लेते। और दूसरा ये इल्ज़ाम लगाना कि जी इमरान खान ने कागज़ रिजेक्ट कराए, परवेज़ रशीद के कागज़ बहाल होने से, परवेज़ रशीद के सेनेटर बनने से इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ता है? या तो परवेज़ रशीद के कागज़ बहाल रिजेक्ट करवाने से बाकी सारे कैंडिडेट्स हमारे बिला मुकाबला बन रहे होते तो बात समझ आती है। तो ये हर चीज़ का इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाना मुनासिब नहीं है। अब आखिरी बात जो आपने कही, ये बड़ा अहम नुक्ता है। कल भी मैं स्पीकर के साथ इस इशू पर बैठा था कि देखें, बिल्कुल आपने जो रूल्स की बात की, स्पीकर के पास ये है इख्तियार कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है और उन्होंने हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। इन सब के प्रोडक्शन ऑर्डर माजी में जारी होते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब 3 मार्च को है वो पोलिंग डे, वो पोलिंग डे के लिए तो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दे सकता ना, वो तो इलेक्शन कमीशन देगी। 3 से पहले जैसे 19 को इजलास चल रहा है, 19 से लेकर 2 तारीख तक स्पीकर को प्रोडक्शन ऑर्डर का इख्तियार है, बात समझ में आती है। और आखिरी बात, 19 से 2 तक के लिए कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि जी हमें पोस्टल जी 19 से 2 नहीं, वो एक अलग बात है, मैं बता रहा हूँ कि ये पोस्टल बैलेट के लिए इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दे दें कि जी हम जेल में हैं तो यहाँ हमारा जो वोट है वो भुगताया जाए, जैसे कि MP MNS के बाकियों के वोट भुगतते रहते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा झगड़ा है?
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के अंदर जेल में कैदियों से भी पोस्टल बैलेट लिया जाता है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी तजवीज़, अच्छी राय है कि उनके भी पोस्टल बैलेट जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर दे। तो एक इसका आसान हल मौजूद है जो आप बात कर रहे हैं, किसी को यानी कि उसका राइट जो है उससे महरूम नहीं किया जाएगा, राइट टू वोट। अच्छा आजिज़ धामरा साहब, हफीज़ शेख साहब का मामला है, उनका मुकाबला बड़ा टाइट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, और अभी तक तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट देख रहा था आपकी पार्टी को कि कुछ भी कर लें, ओपन कर लें या सीक्रेट कर लें। बिलावल साहब आज भी कह रहे थे हम बड़े मुतमैन हैं, आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब मैदान में आ गए। आज हफीज़ शेख साहब ने जहांगीर तरीन साहब के साथ रब्ता किया है, उनकी मदद मांग लिया और जहांगीर तरीन साहब एक्टिव भी हो गए हैं, फैसलाबाद के MNA से मिले हैं, और उनके बाद फिर कल जो है हफीज़ शेख साहब गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के साथ जाके फैसलाबाद के MNA के साथ मिल रहे हैं। तो कितनी अब आपके लिए मेरा मुश्किल हो गया थोड़ा जहांगीर तरीन का मैदान में आने के बाद हफीज़ शेख से मुकाबला? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। समर, पहली बात तो आज मेरे कुलीग थे मुशाहिदुल्लाह खान साहब, 6 साल पार्लियामेंट में हमने काम किया उनके साथ, और बड़ी सियासी हमारी लड़ाइयाँ भी रहीं, मगर एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता था। आज वो उस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत अता फरमाए और लहवा की इनको सब्र व जमील अता फरमाए। अच्छा, दूसरी बात के हमारी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इलेक्शन में खड़े होने से एक अखलाकी फतह कम से कम हो गई है, और हम इससे कुछ 2 कदम आगे हैं अखलाकी हवाले से, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा करते थे कि PDM जो है वो अंदर से मुंतशिर है, एक दूसरे को ये बर्दाश्त नहीं करते, कबूल नहीं करते, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुश्तरका उम्मीदवार हो गए। ये हमारी अखलाकी फतह थी, नंबर 1। नंबर 2, इनके जो मुतवक्का कैंडिडेट थे ये 2 कदम पीछे हटे और उनको वो टिकट अलॉट नहीं हुआ। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो मुकाबला है वो मुकाबला पाकिस्तान और IMF के दरमियान है, और IMF के लिए फिर ATM मशीन जो है वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो मैदान में आ चुकी है। अब अखलाकी तौर पर PTI को एक और धचका लगा है, जो नैरेटिव है इमरान अमन नियाजी का और PTI का, कि हम तो करप्ट लोगों को करीबी आने नहीं देंगे। तो जनाब आली, किसको पता नहीं था कि जिन आजाद अराकीन के बुनियाद को आप करप्शन कहते थे, किसका जहाज भर के आता था, अब वही जहाज फिर एक्टिव हो गया है। तो पूरी कौम के सामने हम इनको एक्सपोज कर चुके कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हारते हैं जीतते हैं, 3 मार्च को वो पता पड़ जाएगा। इलेक्शन का मामला अपनी जगह पे है, और 4 वोटों को जो अभी बीच में लटका के रखा हुआ है। यानी आप कह रहे हैं कि 2 आपके मकासद थे, एक तो सारी PDM को आपने यकजा दिखाना था कि वो उनके कैंडिडेचर पे सारी PDM इकट्ठी हो गई है, आप कह रहे हैं ये आपकी इखलाकी फतह है। दूसरा आप कह रहे हैं कि आपने दौड़े लगवा दिए हुकूमत की, चले जीतना जीतना बात की बात है। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने पहले तो जो इनके मुतवक्का कैंडिडेट थे वो वापस हुए हैं, और IMF का मुकाबला पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हो रहा है, और उसके बावजूद IMF के नुमाइंदे के बावजूद जो है ATM मशीन वो एक्टिव हुई है। और अभी आप इंट्रो में आपने कहा था कि हफीज शेख ने राब्ता किया था जहांगीर तरीन से, नहीं बाबा, इसको थोड़ा और क्लियर कीजिएगा। हफीज शेख ने नहीं, खुद इमरान अहमद नियाजी, मगर वो शर्मा रहे हैं पाकिस्तानी कौम के सामने, इस तरह वो सामने नहीं आ रहे हैं, मगर सब आप में और ये पूरी कौम माशाल्लाह सोशल मीडिया की दुनिया है, और सोशल मीडिया जो ये ज्यादा बिलीव करते थे उस पर अब सबको पता है। एक्चुअली समर, मसला PTI के साथ ये है कि उनको PDM से खतरा नहीं है मेरे ख्याल में। उनके साथ अभी सेनेट इलेक्शन में जो इशू है, एक उधारी PTI है, एक नजरियाती PTI। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब नजरियाती PTI जो परेशान है वो उधारी PTI से है, और उसका गलबा जो है वो बहुत हो चुका है। इमरान खान के धामरा साहब है वो उधारी PTI धामरा साहब ये बता दें, दरअसल उधारी और नजरियाती PTI। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये जो अभी आमिर डोगर साहब ने तजवीज़ दी है, वो कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट का ऑप्शन मौजूद है, प्रोडक्शन ऑर्डर अगर उसने जारी नहीं होते तो राइट टू वोट तो वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन से जाके आप बात करें। ये एक बड़ा हम शोर सुन रहे हैं कि इजाज़त नहीं दी जा रही, 4 अरकान को वोट से ही महरूम किया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत। तो ये बेहतर ऑप्शन नहीं है तजवीज़? समर, ये हमारा खदशा अपनी जगह पे बरकरार है, मगर बावजूद इस बात के देखें इलेक्शन कमीशन जो है वो ही इलेक्शन करवाता है, तो अगर कोई ऐसी तजवीज आती है तो जाहिर है अपोजिशन अपने वोट को जाया तो नहीं करेगी, और पूरा हर ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वोट करेंगे। मगर कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो कौन सी पार्टी है इस सारे इलेक्शन मामले में जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का सामना है, बगावत का सामना है, परेशानी के आलम में है, दौड़े लगी हुई हैं, तो आपको एक ही पार्टी नजर आएगी जो हुक्मरान पार्टी। और मैंने कहा कि वो इसलिए हो रही है कि नजरियाती और उधारी PTI के दरमियान मुकाबला हुआ है। ठीक है। अच्छा मलिक अहमद साहब, ये जो तजवीज़ आ रही है, आपके ज़रा शहबाज शरीफ साहब हैं और 4 अरकान जिनका मैंने नाम लिया, वो भी हिरासत में है, कोई नैब की हिरासत में है, कोई किसी और केस में है,
इनको राइट टू वोट तो ज़ाहिर इनका हर सूरत में इन्होंने एक्सरसाइज करना है। अब प्रोडक्शन ऑर्डर पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है कि स्पीकर कह रहे हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, कौमी असम्बली जो है वो उस दिन पोलिंग स्टेशन होगी, इलेक्शन कमीशन के पास होगी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर करना स्पीकर का इख्तियार हमारा नहीं है, उनका काम है। तो अब पोस्टल बैलेट वाली फिर आपको लग रहा है कि एक बेहतर तजवीज़ है, इस पर अमल किया जाए, वो अपना वोट भी कास्ट कर लें और कोई मसला भी ना हो? अच्छा समर, इसकी एक तो लीगल पोजीशन है और दूसरी इसकी पॉलिटिकल पोजीशन है। बिल्कुल। अच्छा, लीगली स्पीकिंग तो इसमें जो बुनियाद है वो तो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन से भी महरूम कर रहे हैं। किसी इसका मकसद क्या था प्रोडक्शन ऑर्डर्स की क्लॉज का डालने का रूल्स के अंदर कि अगर किसी पे कोई मुकदमा है और आपने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है तो फिर आप हल्के के लोगों को उनके हक के नुमाइंदगी से महरूम नहीं करेंगे। और वो अवामी नुमाइंदा जब इजलास होगा तो अगर जेल में होंगे तो आप उनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे के उन 5 लाख लोगों का या 8 लाख लोगों का जिनके वो नुमाइंदे हैं उनका हक के नुमाइंदगी से उनको महरूम नहीं करेंगे। तो ये तो एक बेसिक राइट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता था। तो ये राइट टू रिप्रेजेंटेशन को भी इस गवर्नमेंट ने डिनाई किया। कई इजलास ऐसे गए जिसमें बहुत से अरकान कैद थे, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, एक्स लीडर ऑफ अपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली हमजा शहबाज साहब भी हैं। तो उस अपोजिशन जिनके लीडर को आपने कैद किया हुआ है तो फिर उसके साथ आप उनको हक नुमाइंदगी का हक भी नहीं दे रहे, तो ये तो एक बड़ी ज़्यादती की बात थी। अच्छा, अब आ गया कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का इख्तियार किसके पास है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का, ये इंश्योर करने का, ये एक बड़ी अजीब सी बहस है। ये ऐसी बहस है जैसे आप 226 के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी नेचर में चले, यानी इतनी प्लेन राइटिंग और इतनी प्लेन स्पीकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी समझ में नहीं आई। और 226 जो कि एक बड़ा मुख्तसर सा आर्टिकल था, उसकी वजाहत मांगने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ़ दी और वहाँ पे जाके आपने ये कहा कि जी हमें बताएं कि इसकी मौजूदगी में कुछ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तो देखना मलिक साहब बात है उसमें तो ज़ाहिर हल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला का मेंशन है, सुन लेना, सेनेट का मेंशन नहीं है, तो वो एक सवाल पूछा उन्होंने, उसमें गलत क्या है? समर अलाउ मी यार, समर अलाउ मी टू स्पीक प्लीज, काइंडली अलाउ मी टू स्पीक, लेट्स नॉट पुट थिंग्स इनटू अ मेस। मुझे आपसे अभी ये गुजारिश मुझे ये करनी है कि जिस तरह से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी होती है उसकी एक मॉकरी क्रिएट की गई, ऐसे ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर की भी एक मॉकरी क्रिएट की जा रही है। और कैसे की जा रही है जी कि क्या जिस दिन ये पोलिंग स्टेशन होगा तो वो पोलिंग स्टेशन के जो इख्तियार हैं पोलिंग स्टेशन वाले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होंगे और वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। तो ये तो किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकते, और ना ही कहीं रूल की ये मंशा रूल्स की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई डायरेक्टिव नेचर के ऑर्डर्स जारी करेंगे जो कि स्पीकर के ऊपर लागू होंगे। अब ये होता है स्पीकर ने इंश्योर करना है कि वो कैसे इसको, अब ये पोस्टल बैलेट की जो बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें मेरा ये कहना है कि आपने यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट की है जो कि एक बड़ी सीधी और प्लेन स्पीकिंग थी, वो भी आपसे नहीं समझी गई। इससे पहले जो अभी मलिक साहब ने बात की रिगार्डिंग परवेज साहब के उनके जो अकाउंट्स की बात पे कि उनका ये दुरुस्त है कि वो पंजाब हाउस में रहते रहे। अब क्योंकि मैं उस सारी प्रोसीडिंग के साथ, क्योंकि उनका प्रपोजर था तो मैं वहीं पर मौजूद था, उनके जो वाजबात उनकी बिल्स के मुताबिक, ये भी मलिक साहब को पता है कि जो भी आपके ज़िम्मे होते हैं वो उस मुतलका सेक्रेटेरिएट से जिसके आप मेंबर हैं, यानी अगर आप सेनेट के हैं तो सेनेट से, तो वो डिमांड जो उन्होंने भेजी वो पेड ऑफ थी। ज़्यादती अब इन्होंने क्या की कि परवेज साहब को किस लिए उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, इस तरह से किया कि उनके जो एक मेंबर की इंटाइटलमेंट होती है वो थी कोई अप्रॉक्सीमेटली 1000 या 1500 रुपये a डे जो उन्होंने पे करनी है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक स्पेशल ऑडिट के ज़रिए 1500 के बजाय उनके ऊपर 3500 रुपये, जो कि एक लॉजर्स एक्सपेंस होता है, यानी मैं एक आम आदमी की हैसियत से और मेंबर नहीं हूँ और जाके लॉज को मैं किसी के तवसत से ले लूँ, तो उसके ऊपर वो 2500 रुपये के इन्होंने कोई तकरीबन 2-2500 दिन का वो मल्टीप्लाई किया और वो उनके नज़दीक एक एरियर निकाल कर उनको कारपेट के नीचे रखा और फिर वो टाइम पे ला के उसको यूटिलाइज कर लिया। और कल देखिए सुने पूरी एक सेकंड पंजाब हाउस, CNW, चीफ मिनिस्टर की आर्ट क्लब में जो इनकी एडमिन डिपार्टमेंट है,
पिलर टू पोस्ट हमने को 50 बंदों को, सारे सेक्रेटरीज को पूरी कोशिश की कि ये पैसे पड़े हैं ले लें, लेकिन कोई बंदा हाथ लगाने को तैयार नहीं और अकाउंट नंबर देने को तैयार नहीं। अच्छा, तो क्यों ना कहें कि गवर्नमेंट की भी। चलिए, आपका पॉइंट आ गया इस पे सर। मुझे जरा एक ब्रेक लेनी है, मुख्तसर ब्रेक से वापस आएंगे तो मलिक आमिर डोगर साहब से जानेंगे कि स्पीकर बतौर कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, क्या वो इलेक्शन कमीशन को लेटर नहीं लिख सकते कि आप पोस्टल बैलेट के लिए कोई इंतजाम करें? और दूसरा, ये जो हलफनामे की आज तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन ने कि इलेक्शन के अंदर, सेनेट इलेक्शन के अंदर वोट की चोरी को रोकने के लिए जो कैंडिडेट से, जो उम्मीदवार हैं सेनेट के, वो एक हलफनामा है, वो साइन कर दें, तो बाद में जो भी उसकी खिलाफ वर्जी करेगा उस हलफनामे के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी हलफनामा काबिल कबूल उनके लिए है? इस पर उनका जवाब लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ज़ेर बहस रहा कि किस तरह से सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत लाई जाए। अटॉर्नी जनरल तो कहते हैं कि इस्लामाबाद में लोग नोटों के बैग भर के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सीक्रेट बैलेट के हवाले से, तो फिर वो पैसा चले। फिर वो ये भी कहते हैं कि अब तरीकाकार बदल भी गया है, लोग यहाँ से हवाला हुंडी के जरिए पैसा बाहर भेजते हैं, वहाँ पैसा वसूल किया जाता है। अब वो जिस तरह से वीडियो आई थी कि टेबल के ऊपर नोटों की गड्डियाँ लगी हैं, ढेर लगे हैं, अब उस तरह से पैसा कोई देने की गलती नहीं करेगा, तरीकाकार चेंज हो गया इसका। बहरहाल आमिर डोगर साहब, ये जो एफिडेविट वाला मामला सामने आया है, आज इलेक्शन कमीशन लेके आ गया है तजवीज़ एक सामने कि एक बयान अल्फी हो, सेनेट का जो भी कैंडिडेट है वो बयान अल्फी दे, इन राइटिंग दे कि भाई मैं किसी किस्म की ना तो पैसा लूँगा, ना ही पैसा दे के वोट खरीदूंगा, ना किसी और किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस हम करेंगे। तो बाद में अगर वो बंदा पकड़ा जाता है तो वो ताहयात नाअहल या फिर जो भी है उस पर नाअहली लग जाएगी। तो ये गवर्नमेंट के लिए काबिल कबूल है? शफाफियत की जो बात करें आप, इससे आ सकेगी? देखें समर साहब, तहरीक इंसाफ तो वोट की चोरी को रोकने की बात करती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करती है, जो मंडियां लगी हुई हैं, ये जो करप्शन के भाव ताव थे, इसको ख़त्म करने की बात करती है। और मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में गए, पहले पार्लियामेंट का दरवाज़ा खड़काया कि इनको कहा, इनको बुलाया, एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं आए। देखें, हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी तजवीज़ इलेक्शन को साफ शफाफ करने के लिए, शफाफियत के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए होगी तो हुकूमत तो उसको कबूल करेगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो 2-3-4 दिनों की जो हेयरिंग है उससे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो बेहतर फैसला करेगी और उसमें एक शफाफियत को वो यकीनी बनाएगी, जो कि मेजर कॉन्सेप्ट है इस सारी पिटीशन का। दूसरा जो आमिर डोगर साहब जो बात हुई थी कि स्पीकर नेशनल असेंबली जो है बतौर कस्टोडियन, अगर वो इलेक्शन कमीशन को ये कह दें, ख़त लिख दें कि भाई हमारे 4 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, इन्होंने वोट देना है, आपको पोस्टल बैलेट का इंतजाम करें, तो ये काम तो स्पीकर इनिशिएट कर सकते हैं, उनका काम है ये। देखें, स्पीकर बिला शक शुबा कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। जो भी आइन और कानून के मुताबिक स्पीकर का इख्तियार है, स्पीकर अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि आखिरी वक्त तक देखेगी गवर्नमेंट बैठ के कि बहुत अगर मेजॉरिटी के साथ अगर हफीज़ शेख साहब जीत रहे हुए तो फिर आप उन 4 मेंबर्स को शायद बुला लें। अगर टफ गेम हुई तो फिर लगता नहीं है कि उन्हें इख्तियार दिया जाए वोट का। बहरहाल इस पर आप क्या कहेंगे आजिज़ धामरा साहब? ये जो एफिडेविट वाली तजवीज़ आज सामने आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एक एफिडेविट हो, एक बयान अल्फी हो, जिसे फिल करके हर कैंडिडेट दे कि मैं किसी किस्म की खरीदो फरोख्त वोट्स की नहीं करूँगा, माल प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, शफाफ इलेक्शन लड़ूंगा, बाद में अगर वो बंदा पकड़ा जाता है वो नाअहल करार दिया जाए। बेहतर तजवीज़ आप या फिर वो बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि ओपन करें या सीक्रेट करें, हमने जीत जाना है बड़े आराम के साथ। देखिए समर, बुनियादी तौर पर ये जो पीटीआई का एक वो प्रोपेगेंडा सेल है ना, जिन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी थी कि हमको इस तजवीज जो अपना अमेंडमेंट आ रही है 226 की, हम कोई बुनियादी तौर पर उसके खिलाफ है। बिल्कुल ये कतई गलत बात थी कि हम खिलाफ हैं इस बात के, और मेरे ख्याल में गालिबन पीएमएल-एन का भी ये मौक़िफ़ था। इशू ये था कि बादशाह सलामत की तरह आप 1 महीना पहले ये ख्वाहिश का इजहार कर दें कि हम इतनी बड़ी अमेंडमेंट जो है वो कर रहे हैं 226 की, और वो कर भी नहीं पाए आप। और जब इजलास हुआ
तो गालम गलोच कर दिया आपने, और फिर आपके वजीरों ने पॉइंट आउट कर दिया कोरम को, और उसके बाद आपके फॉरेन मिनिस्टर की वो स्टेटमेंट अभी भी आप चला सकते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा कि जी अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती है तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है और हम ये करना भी नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ एक्सपोज करना चाह रहे थे कि कौन साथ दे रहा है नहीं दे रहा है। वो जो एहतजाज और प्रोटेस्ट था वो तरीकेकार के अगेंस्ट था। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी एक बयान दिया था, वो भी जरा दोहरा दें। उन्होंने कहा था कि फिर कल को आज हमने मौका दिया नहीं किया इन्होंने, तो कल को फिर ये ना हो कि ये लोग रोएं बाद में, और ये रोएंगे 3 मार्च को। सर वो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट अपनी जगह पर, मगर मैं तो ये कह रहा था कि वो जो उधारी पीटीआई है उसके कैंडिडेट ज्यादा आ रहे थे, जिसकी मुजाहिमत खुद नजरियाती पीटीआई ने की। वो तो शर्मिंदगी का सामना इनको खुद करना पड़ रहा है, अपने कारकुनों को खुद मुतमिन करना पड़ रहा है। हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं आई। तो ये अमेंडमेंट एक्चुअली वो बगावत रोकने के लिए थी, चोरी वोरी का अपोजिशन की वजह से ये नहीं ला रहे थे, अपनी बगावत को रोकने के लिए। अच्छा वो अमेंडमेंट तो नहीं आई, बगावत एज इट इज आपके सामने पड़ी है, हर सूबे से बगावत की आवाजें आ रही हैं, और केपीके के अंदर अच्छी बात है ना, ये 4 आजाद, अच्छी बात है। ये हौसला अफजा बात है कि पार्टी के अंदर लोग अपनी क़यादत के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, हौसला अफजा बात नहीं है ये। समर इंपॉर्टेंट दूसरी बात सुने मेरी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चोरी को रोकना चाहते हैं, अखलाकी तौर पर ये बड़े सो कॉल्ड जो क्रेडिबिलिटी के वो हामी हैं। अच्छा केपीके के अंदर 4 इंडिपेंडेंट लोग जो है वो फॉर्म सबमिट करा चुके हैं, उनके जो सेकेंडरी प्रोपोजल वो कौन है, किस पार्टी से ताल्लुक है एमपीएस का? ठीक है, अच्छा इनसे पूछें कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एमपीएस को किस तरह जरूरत होती है कि किसी पार्टी का एमपीए किस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का प्रोपोजल भी हो और सेकेंडर भी हो। ये क्या चोरी को रोकना चाहते हैं? ये सारा ड्रामा है, ये कौन को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चले वो 3 मार्च को शाम को जब नताइज सामने आएंगे तो लग पता जाएगा किसने वोट खरीदे, किसने क्या अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। नताइज अगर डिफरेंट आते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट बिल्कुल 9 है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 9 आज़ाद उम्मीदवार सामने आए हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी मुतअद्दिद आए हैं, पंजाब के अंदर कोई इंडिपेंडेंट नहीं था। वहाँ पे नज़र आ रहा है कि तकरीबन तमाम कैंडिडेट्स ही बिला मुकाबला शायद मुंतखब हो जाए। वुमेन सीट पे हो गए बिला मुकाबला, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पे हो गए बिला मुकाबला। मलिक अहमद साहब, अब ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस पर पिछले सेगमेंट में भी आपने बात की थी कि जो इलेक्शन है सेनेट का, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, लेकिन उस पर बाद में चीज़ें आगे निकलते निकलते यहाँ तक पहुँच गई हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक तजवीज़ लेकर आ गया कि भाई एक बयान अल्फी है और उस पर तमाम कैंडिडेट फिल करें। आपको ये तजवीज़ ठीक लग रही है कि वर्केबल है? चूँकि हमें स्टेलमेट नज़र आ रहा है, इलेक्शन कमीशन डटा हुआ कि भाई आईनी तरमीम के बगैर आप नहीं चेंज कर सकते कुछ भी तरीक़ाकार, तो ये बयान अल्फी वाली तजवीज़ ठीक है? आपको लग रहा है कि अदालत भी कबूल कर लेगी और गवर्नमेंट भी इसे कबूल कर लेगी, बाकी जमातें भी कबूल कर लेंगी? अच्छा देखिए जी, अपना समर, मैं तो इसको आई टेक इट अ वेरी सीरियसली, बड़े ऑफेंसिव के तौर पे ले रहा हूँ कि कौन ये हक दे रहा है। ठीक है, अगर कुछ कहीं पे करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और किसी ने गलत किया है तो क्या उसकी बुनियाद पर, उस करप्ट प्रैक्टिस की बुनियाद पर अब सारे, मैं भी एक पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर हूँ एंड आई टेक इट एज अ डिस्ग्रेस। वो अगर ये सुप्रीम कोर्ट बात करे तो ये डिस्ग्रेस है, ये अगर कोई और बात करे तो डिस्ग्रेस है, अगर ये इमरान खान कर रहे हैं तो गलत है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्या सारी पार्लियामेंट्री पार्टी को आप कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं गलत हैं? ये लोग, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये अनजाने में या जाने में जैसे भी ये कर रहे हैं, ये तो गोरबाचौफ हैं, ये तरीके इंसाफ वाले। ये तो इनकी जो रिफॉर्म्स हैं और ये जो चोरी वोरी रोकने की बातें कर रहे हैं, ये मुंह में छुरी मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला इनका हिसाब है। इनके बंदे खुद तो ब्रीफकेस लेके भागे फिरते होंगे कहीं बाहर, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें सजेस्ट कर रही हैं वो क्या है? देखें, ये तो ग्लासनोस्ट स्ट्राइका वाली बात कर रहे हैं कि ये तो जो रिफॉर्म्स के नाम पे ये तो बिल्कुल तबाही उतारने वाली बात कर रहे हैं। ये सेनेट के इंस्टीट्यूशन को गंदा कर रहे हैं। ये गंदा तो उस वक्त होता है मलिक साहब कि जब वोटों की खरीदो फरोख्त होकर, हालांकि चंद सीटों पे होती है, लेकिन पूरा इंस्टीट्यूशन गंदा होता है। समर एक सेकंड ठहरे ना यार। मैं आई कांट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर टू दिस नॉनसेंस, आई कैन नॉट बी। मैं भी इसी पार्लियामानी पार्टी का रुकन हूं। मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूं कि मुझे इस तरह से बेतौकीर किया जा रहा हो और रोज ये शोर मचता हो कि ये लोग वोट बेचते हैं? बिल्कुल नो सर, आई एम नॉट टेकिंग इट। बस सोल्यूशन की तरफ है ना सर। ये कैसे मुमकिन है? अगर इनके खिलाफ कुछ लोग हैं और कैसा मजाक है ये कि उठा के लेके चले गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? पार्लियामेंट को ताला लगा दे, बंद कर दे। आए थे ना पार्लियामेंट में सर, मुस्तरद कर दिया। कब तक इस तरह से बैठ के हम एक लिप सर्विस करते रहे? और तो जिनके पास, अगर इनके पास, मैं तो सीक्रेट बैलेट का एडवोकेट हूं।
मैं क्यों किसी तरह किसी के इन्फ्लुएंस में वोट दूं? मुझे अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का मैं पाबंद हूं, एंड दैट हैव टू शो विद माय मॉरल्स। वो कैसे रेगुलेट कर लेंगे ये? ठीक है, हद होगी यार। वी आर कॉलिंग ब्लैक व्हाइट एंड व्हाइट ब्लैक। गॉट योर पॉइंट मलिक साहब। ये तो बड़ी इंसल्ट है। क्विकली, ये तो पूरे सिस्टम के ऊपर खुद को हमला है। आमिर डोगर साहब क्विकली अब जरा मुझे बता दें, अपने लोग पैसे ले और ये सारों को गंदा कर रहे हैं यार। ठीक है, अच्छा आमिर डोगर साहब मुझे ये बता दें कि अब जो आगे सेशन होने जा रहा है दोबारा से 19 को स्टार्ट हो रहा है, इसमें फिर कोई है तजवीज के दोबारा से आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जाए? क्योंकि सारी पार्टी आई विल नॉट टेक इट सर। मैं तो ये तो एक एब्सर्ड है सर। ये मलिक साहब बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं एंड आई एम सेइंग इट ऑन नेशनल टीवी। ठीक है आमिर डोगर साहब। नहीं भाईजान, गुस्से की बात नहीं है, गुस्से की बात नहीं है। गुस्से में कैसे मुमकिन है कि कोई कहे कि ये सारे जो हैं ये वोट बेचते हैं? सर हजूर अब मैं जवाब दूं सर? जी क्विकली। मलिक साहब से ये पूछें कि जब हम एमपीए और एमएनए का टिकट लेते हैं तो वो पार्टियां जो हमसे बयान हल्फी लेती हैं उस वक्त हमारी बेतुकीरी और इखलाकियात और मोरल और सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? और जब वो बयान हल्फी ले रही होती हैं तो वीडियो भी बन रही होती है। तो आज तक ये प्रैक्टिस नहीं देखी। हर पार्टी जब टिकट दे रही होती है, मैंने आज तक ये प्रैक्टिस नहीं देखी सर। मफहूम अगर मैं बता दूं तो मीडिया के सामने हमें ये प्रैक्टिस अपनी पार्टी में नहीं देखी। हर पार्टी टिकट देने से पहले समर साहब अपने टिकट होल्डर से बयान हल्फी लेती है, उसकी वीडियो भी बनाती है। हाँ ठीक है, ये एडवोकेट होंगे सीक्रेट बैलेट की, वो इनकी अपनी एक सोच है, लेकिन एक ऐसा पार्लियामान जिसको इन्होंने गंदा कर दिया, बुदबू कर दिया, कौन नहीं जानता। सेनेट के वोट में बड़े बड़े स्मगलर, सरमायादार करोड़ों रुपए खर्च करके इनकी लीडरशिप को पैसों को के अवज टिकटें लेकर फिर अपने एमपीज को भी पैसे देकर बनते आए हैं। क्या 20-30 सालों में ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं हुई? तो वोट को, पार्लियामान को तो खुद गंदा किया। हम तो शफाफियत की बात करते हैं। इस पे शफाफियत के लिए कंसेंसस पैदा करना जरूरी है। उसका रिजल्ट उसके मैंडेट के मुताबिक निकलना चाहिए। तमाम जमातें ही शफाफियत की बात करिए, तरीकेकार पे थोड़ा सा एतराज है। कोई कह रही है कि जल्दबाजी में ना करे, आराम से करे। बहरहाल इस पे अब तमाम जमातों को अगर इलेक्शन हो भी जाता है सीक्रेट बाद में बैठना होगा और एक तरीकेकार तय करना होगा जिस पे तमाम का कंसेंसस हो। और ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली मैं बात करूंगा, एक अहम मसले की तरफ निशानदेही करूंगा। वो ये है कि पेशावर के अंदर वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी शदीद परेशान है। उन्हें भत्ते के लिए कॉल्स आ रही हैं। कॉलर जो हैं वो अफ़गानिस्तान के नंबर से कॉल्स कर रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल्स भी आती हैं, नॉर्मल कॉल्स भी आ रही हैं अफ़गानिस्तान के नंबर से। अब ये कॉल्स या अफ़गानिस्तान के अंदर से आ रही है या फिर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो पाकिस्तान के इलाके वहाँ भी सिग्नल्स आते हैं, वहाँ से कॉल्स आ रही हैं। लोगों को जो कारोबारी हजरात हैं उनसे भत्ता मांगा जा रहा है कि भत्ता दें। और जो कॉल करने वाले हैं खुद को टीटीपी का बताते हैं, करदम तरीके तालिबान पाकिस्तान का बताते हैं कि हर सूरत में ये भत्ता दो। वो कहते हैं ये जिहाद के लिए हमें पैसा चाहिए, ये दो। अगर नहीं दोगे, जवाब नहीं दोगे तो इसे तुम्हारा इनकार समझा जाएगा, तुम्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। इस तरह की धमकियां भी दी जा रही। बड़े परेशान है वहाँ के ताजर। इस पर मैंने कोशिश की IG KP के सनाउल्लाह अब्बासी साहब से उनका मौक़िफ़ जानने की। मैंने मैसेज भी छोड़ा, मुतअद्दिद कॉल्स भी की, उनका जवाब इस पर नहीं आया। तो अब्बासी साहब ये यहाँ पे बाकायदा बिजनेसमैन जो हैं उन्हें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेजे जा रहे हैं धमकिया मेज़ किस्म के कि भत्ता दें हमें, नहीं तो आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, इसका आपको नोटिस लेना होगा। दीगर इदारे जो हैं वो भी इसका नोटिस लें, क्योंकि पेशावर की कारोबारी जो बरादरी है वो बेहद इस वक्त डरी हुई है, बेहद परेशान है। उनकी इस परेशानी का नोटिस लें। क्विकली प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे समझौता एक्सप्रेस वाक़े की और मुशाहिदुल्लाह साहब की हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक देश नाज़रीन। बात हो जाए समझौता एक्सप्रेस के सानहे की, जो 18 फरवरी 2007 को यानी आज से 14 साल पहले हुआ था, जिसमें भारतीय RSS के इंतहा पसंदों ने अटैक किया था ट्रेन पे, जिसमें 70 जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, वो हलाक हो गए थे और 50 ज़ख्मी थे, ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। और इसके जो कातिल हैं नाजरीन, उन्हें भारतीय अदालतों ने रिहा कर दिया। और इस बेस पे कि उनके पास एविडेंस नहीं थी, लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पे, लेकिन वो पहले मान चुके थे NIA के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि उन्होंने ये जुर्म किया था। तो भारत के अंदर जो अदालतें हैं वो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हैं कि जो हिंदुत्व है वो इतनी छा गई है वहाँ पे उसकी पॉलिसी,
उसका इन्फ्लुएंस इतना छा गया कि अदालतें भी उसके ज़ेर असर हैं और ये मुजरमान जो हैं ये दंदनाते ओपन फिर रहे हैं और कोई जो इंसाफ है वो नहीं मिला उन लोगों को जो इस ट्रेन के अंदर बॉम्बिंग में हलाक हुए थे। और दोबारा से पूरी दुनिया के सामने भारत का ये चेहरा आज फिर हम उनको दिखाना चाहते हैं कि वहाँ की अदालतें, वहाँ के सारे इदारे जो हैं वो हैवीली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुत्व एंड RSS। और अब क्विकली बात हो जाए मुशाहिदुल्लाह खान साहब की जो हम में नहीं रहे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे और बीमारी की वजह से आज वो दुनिया से कूच कर गए। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं ये अपने बरजस्ता जुमलों की वजह से और अब इनके जो शायराना दलीलें होती थी उनकी वजह से हमारे टॉक शोज़ को रौनक बख्शा करते थे। क्विकली हम आपको उनका एक शेर भी सुनाते हैं जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम पे पढ़ा था। रूदात सरे दामन कब तक नहाया होगी, ना करदा गुनाहों के मुंह में तो जुबां होगी, और जिस वक्त जराइम की फहरिस्त बयां होगी उस वक्त अदालत के इस बात से मत डरना, ऐ सुबह के मतवालो उस रात से मत डरना। आज हम एक जमहूरियत परस्त सियासतदान से महरूम है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।